दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय सदस्य श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, 10 मिनट्स प्लीज। अध्यक्ष महोदय, भाजपा सरकार के लगभग 7 वर्ष के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कथनी और करनी में इस सरकार के बड़ा अंतर रहा है और ये बजट भी उस कथनी और करनी के अंतर को चरितार्थ करता है। आत्मनिर्भर भारत की बात करने वालों ने स्किल डेवलपमेंट का बजट घटाने का काम किया है। संवेदनशीलता की बात करने वालों ने दिव्यांग कल्याण का बजट घटाने का काम किया, तो न्यू इंडिया की बात करने वाले सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान का बजट घटाने का काम किया है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण का बजट घटाने का काम किया है। तो राष्ट्रवाद की बात करने वाली सरकार ने जवानों की पेंशन का बजट घटाने का काम किया। किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाली सरकार ने कृषि बजट घटाने का काम किया है। तो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करने वाली सरकार ने शिक्षा का बजट घटाने का काम किया। मगर ये कथनी और करनी में अंतर केवल इस बजट तक सीमित नहीं है। 7 साल का कार्यकाल इसका गवाह। बड़े बड़े नारे दिए गए। नारा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 14 करोड़ मिल जाने चाहिए थे 7 साल में। मगर यही सरकार है जिसके कार्यकाल में पिछले साल 70 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी के दर को सरकारी आंकड़ों के माध्यम से NSSO के सर्वे ने दिखाने का काम किया। मगर 70 साल का केवल अकलौता बेरोजगारी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। 70 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हुआ तो आपकी सरकार में। 70 साल में सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल महंगा हुआ तो आपकी सरकार में। 70 साल में डीजल पेट्रोल पे सबसे ज़्यादा टैक्स लिया गया, पेट्रोल जीवी सरकार है, तो आपकी सरकार में। 70 साल में रुपया डॉलर के मुकाबले में सबसे नीचे गिरा, सबसे रुपया सस्ता हुआ तो आपकी सरकार में। 70 साल में NPA के माध्यम से बैंक का कर्जा सबसे ज़्यादा डूबा गया तो आपकी सरकार में। और 70 साल में गरीब अमीर के बीच में अंतर सबसे ज़्यादा बढ़ा तो आपकी सरकार में। 1% सबसे अमीर व्यक्तियों के पास 73% संपत्ति। केवल कोरोना काल में 11 सबसे अमीर जो हिंदुस्तानी हैं उनकी संपत्ति में 13 लाख करोड़ का इजाफा। जो MSP की हम मांग कर रहे हैं, MSP को लागू करने में विशेषज्ञों का आकलन है, हरीश दामोदर का एक लेख आया है कि वो केवल 1.5 से 2 लाख में, क्योंकि जितना खरीदा जाएगा कुछ बेचा भी जाएगा, 1.5 से 2 लाख के घाटे में MSP पूरी तरीके से लागू की जा सकती है। अगर ये 13 लाख जो केवल कोरोना के टाइम में 11 सबसे अमीर हिंदुस्तानियों की संपत्ति में इजाफा हुआ, उसी पे आप टैक्स लगा दें तो जो किसान का MSP का उसका पूरा कराने का काम आप कर सकते हैं। मैं कृषि पे आऊंगा। उम्मीद थी कि ये बजट किसानों को समर्पित होगा, क्योंकि जब आपकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी कोरोना में तो किसान अपने हल को लेकर निकला था, ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के निकला था और अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया था। उस समय आपकी भोजन की व्यवस्था अबाधित किसान ने देने का काम किया था। लेकिन कृषि बजट को ही आपने घटा दिया 8.5%। कृषि कानून पे बड़ी चर्चा हुई। ये कहा गया कि आंदोलन के बारे में बात करिए, इन कानूनों में काला क्या है ये हमें नहीं बताया गया। मैं 2-3 बातें उसमें भी बताना चाहता हूँ काला क्या है। आपने कहा 11 राउंड बातचीत की हुई, किसान संगठनों ने कुछ काला नहीं बताया। नजरिए का फर्क है। आप इसको बड़े व्यवसायी के प्रॉफिट मार्जिन के नजरिए से देखते हैं या आप इसको किसान के जीवन मरण जीविका के नजरिए से देखते हैं। कहा गया कि बिन मांगे दिया गया, और बिन मांगे बहुत से कानून दिए गए थे। बाल कानून बिन मांगे दिया गया था, दहेज कानून, ट्रिपल तलाक बिन मांगे, कई बार अच्छे कानून बिन मांगे भी दिए जाते हैं। फर्क है उनमें और इसमें फर्क है। उनमें जिस वर्ग के लिए दिया गया वो वर्ग संघर्ष और आंदोलन के रास्ते पे नहीं आया। बाल कानून लागू हुआ तो दिल्ली को बच्चों ने नहीं घेरा बाल कानून वापस लिया जाए। दहेज का कानून आया तो महिलाएं धरने पे नहीं बैठी कि हमें दहेज देना है। मगर यहाँ जिस वर्ग के लिए आपने दिया वो वर्ग आज आपके दरवाजे पे आया, दिल्ली के आसपास लाखों की तादाद में बैठा है। आपने कहा मंडियां, अनुराग जी ने कहा मंडियां खत्म नहीं हुई। सही बात है, मंडी इसमें कोई प्रावधान नहीं मंडी समाप्त करने का। 2 मंडियां बन गई हैं, एक निजी मंडी जिसमें टैक्स नहीं लगेगा और एक सरकारी मंडी जिसमें टैक्स लगता है। 2 मंडी, एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान, एक देश एक निशान, एक देश एक चुनाव, एक देश एक मार्केट। तो एक देश 2 मंडियां क्यों? किसान ही क्यों मिला आपको? एक मंडी। और ये जो टैक्स आप कह रहे टैक्स मुक्त कर दिया, टैक्स कौन देता है? खरीदार देता है इन मंडियों में टैक्स, किसान नहीं देता। पंजाब में 6.5%, हरियाणा में 4% और सरकार को देता है। हरियाणा पंजाब का ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्यों है? हर गांव में अच्छी सड़कें क्यों हैं? क्योंकि ये जो टैक्स जाता है ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर
और इन मंडियों के और किसानों के विकास के लिए इस टैक्स का इस्तेमाल होता है, इसीलिए आज पंजाब हरियाणा सबसे आगे। फिर बात आई कि एमएसपी खत्म। प्रधानमंत्री जी ने कहा एमएसपी थी, है और रहेगी। ठाकुर जी ने भी कहा कि कोई है किसमें दम जो बताए कि एमएसपी चली जाएगी। सही बात है, एमएसपी थी, है और रहेगी, मगर क्या एमएसपी सभी किसानों को मिलेगी और सभी फसलों पे मिलेगी? प्रश्न इस बात का उठता है। आप में दम है खड़े होकर आप कह दें कि एमएसपी मिलेगी हर किसान को देश में? आज भी शांता कुमार कमेटी बताती है कि मात्र 6% से 16% तक किसानों को एमएसपी मिलती है। बाकी देश में बहुत से ऐसे प्रदेश है जहां पे एमएसपी नहीं मिलती। आपको चाहिए तो यह था जो पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एमएसपी मिलती है वही एमएसपी बिहार में मिले, जहां धान 800 रुपए 1000 रुपए में जा रहा है, 1800 रुपए में हमारे यहां धान मिल रहा है। आपको चाहिए था कि इसको वहां पे लेके जाएं, मगर आप वहां के किसान को की परिस्थिति हमारे यहाँ की करने की बजाय हरियाणा पंजाब के किसान की परिस्थिति उस तरह की करने की तरफ लेके जाएं। प्राइवेट की बात करी कि आप प्राइवेट का खिलाफत कर रहे हैं। प्राइवेट की खिलाफत नहीं कर रहे, प्राइवेट आए, मगर मंडी के अंदर आने से किसने रोका प्राइवेट को? प्राइवेट मंडी के अंदर आए और एमएसपी से ज्यादा में खरीदे। कह रहे हैं बाहर भाव ज्यादा मिलेगा, विकल्प होगा, बाहर ज्यादा मिलेगा, बाहर ज्यादा भाव मिलेगा प्राइवेट में। तो आपको यह कानून बनाने में क्यों आपत्ति है कि अगर एमएसपी से कम का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कानूनी बाध्य, उस पर बाध्य होगा। हरियाणा के अंदर 2007 में हमने कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट लाए एपीएमसी के अंदर, निजी अलाउ किया निजी कंपनियों को, मगर साथ में कानून लिख दिया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एमएसपी से नीचे किया जाएगा तो गैर कानूनी होगा और कानूनी कार्रवाई होगी जो लोग इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आप कह रहे हैं ज्यादा मिलेगी तो आप कर दीजिए, ये कानूनी प्रावधान देने का आप काम करें। आपने कहा कि एक शरद पवार जी ने चिट्ठी लिखी थी, आपने कहा कि मुख्यमंत्रियों का समय हुड्डा कमेटी ने भी इसकी सिफारिश करी थी कि एपीएम सुधार हो, एपीएमसी एक्ट के अंदर बदलाव हो। मैं बताना चाहता हूं कि हुड्डा कमेटी ने, जिस कमेटी में प्रकाश सिंह बादल जी, ममता बनर्जी जी और नीतीश कुमार जी भी सदस्य थे, उस कमेटी ने क्या सुझाव दिया था इस पे? उन्होंने कहा था कि एपीएमसी में सुधार हो मगर एपीएमसी का विस्तार हो। सबसे पहले मंडी, जिस प्रकार से हरियाणा में हर 10 किलोमीटर में मंडी हमने स्थापित करी थी अपनी सरकार में, पूरे देश के अंदर हर 10 किलोमीटर में मंडी बने। दूसरा, प्राइवेट अगर आए तो मंडियों के अंदर आए, एमएसपी से ज्यादा पे खरीदें, एमएसपी से कम पे खरीदते हैं तो कानूनी कार्रवाई हो, वो ऐसी खरीदारी अलाउ ना हो। तीसरा, एमएसपी की कैलकुलेशन C2 के आधार पे हो, A2 कॉस्ट नहीं, C2 खर्चे के आधार पे एमएसपी कास्ट हो, जो आज किसानों की सबसे बड़ी मांग है। चौथा, एमएसपी जो चौथे उसमें कहा कि कर्जे का जो दर है वो नो डिस्कशंस प्लीज, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक। किसी और की बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। दीपेंद्र जी कंटिन्यू। ये सिफारिश थी। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। एक बात आई कि ओपन मार्केट, फ्री मार्केट अच्छी है। फ्री मार्केट हर चीज के लिए अच्छी नहीं है। मार्केट, अनियंत्रित मार्केट, किसान को आप अमेरिका का उदाहरण उठा के देखिए। अमेरिका में 1/4 लोग कृषि से जुड़े हुए थे आज से 50-60 साल पहले। फ्री मार्केट लेके आए, आज मात्र 1% अमेरिका की जनसंख्या कृषि पे आधारित है। क्या एक कंसेप्ट आया फ्री मार्केट के बाद? गेट बिग और गेट आउट। छोटा किसान सरवाइव नहीं कर पाया बड़े बड़े धन्नाडों के आगे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स के आगे। आज अमेरिका के अंदर 450 एकड़ की जोत वाला एवरेज किसान के पास। हिंदुस्तान की तो है किसान की एवरेज जोत आज मात्र 1.7 एकड़ है। हमारी तो 50% आबादी कृषि क्षेत्र पर निमंत्रित है। ये कैसा मुकाबला करेंगे बड़े कॉर्पोरेट्स का? गेट बिग और गेट आउट, ये गेट आउट होंगे तो कहां जाएंगे? क्या हमारी अर्थव्यवस्था अमेरिका की तरह? मैं आखिर में अपनी बातें कहते हुए अपनी बात कंक्लूड करना चाहता हूं। बिचौलियों की बात करी कि आपने बिचौलियों से मुक्त करा दिया, कमीशन एजेंट से मुक्त करा दिया। मैं पूछना चाहता हूं इस सदन से, ये जो बड़े बड़े धन्नाड आएंगे, बड़े कॉर्पोरेट हाउस आएंगे, टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, पूर्ति, ये किसकी श्रेणी में आएंगे? बिचौलिए नहीं तो ये क्या किसान की श्रेणी में आएंगे या उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे? ये सबसे ज्यादा अपने मुनाफे को कमाने के लिए बड़े बड़े लोग आएंगे। तो बिचौलियों की आप जो बात कर रहे हैं, आखिर में मैं अपनी बात कंक्लूड करते हुए, प्रधानमंत्री जी ने एक और बात की कि इस आंदोलन में कुछ पवित्र लोग हैं और कुछ अपवित्र लोग हैं। प्रधानमंत्री जी की बात हम मान लेते हैं, कम से कम आप पवित्र लोगों की बात मान लीजिए। आंदोलन में जो पवित्र लोग हैं, अगर आंदोलनकारी पवित्र हैं, पवित्र भावना से अपने हक के लिए बैठे हैं, आप उनकी बात मान लीजिए और इसकी शुरुआत आप दो कदम उठा के उसकी शुरुआत करिए।
आप तुरंत, मैं मांग करता हूं बातचीत के दरवाजे, क्योंकि आप भागे थे 11वें राउंड में बातचीत से, 12वीं बातचीत के दरवाजे खोलें। आपकी प्रजा है, अपनी प्रजा की बात मानने से आप छोटे नहीं होंगे, अपनी प्रजा की बात मानने से आपकी हार नहीं होगी। बातचीत के दरवाजे खोलते हुए, और दूसरा, जो 200 लोगों ने, 200 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान कुर्बान करी है, उनके परिवारों के लिए आपके लिए सहानुभूति का एक शब्द नहीं निकला। कम से कम उनके परिवारों की मदद के लिए एक पैकेज की घोषणा करके विश्वास बनेगा। हम विश्वास बनाने वाले लोग हैं, विश्वास बनेगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं, आपकी प्रजा, आपके लोग हैं, इनकी बात मानिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। नहीं, नॉट रिक्वायर्ड।